मोहन नगर रावी नदी के मोड़ पर बसा पुराना कस्बा था। वहाँ के पुराने हवेली नुमा घरों के बीच एक जमींदार धर्मवीर सिंह का घर भी था। वो अपनी पत्नी राधा और 2 बेटियों, बड़ी बेटी विमला जिसकी उम्र 22 साल और छोटी बेटी बेला जिसकी उम्र 18 साल थी, उनके साथ खुशी खुशी जीवन व्यतीत कर रहा था। खेत खलिहान, गुड़ मिल और अनाज मंडी से उसकी अच्छी कमाई होती थी, मगर घर का रंग ढंग सीधा सादा था। राधा ने दिखावे को कभी बढ़ावा नहीं दिया। फसल के मौसम के बाद जमींदार ने विमला को पास बैठा कर कहा, बेटी, तुम्हारे लिए एक अच्छा रिश्ता आया है। पास के गांव के कपड़ा व्यापारी श्री हरि मल्होत्रा का बेटा श्याम, बड़ा घर, बहुत सारी जमीन, सब सुविधा है उसके पास। क्या कहती हो? तुम बोलो तो तुम्हारा रिश्ता तय कर दूं। विमला ने सुनते ही चमक भरी आंखों से माँ बाप को देखा और बोली, जैसी आपकी मर्जी पिताजी, आप मुझे जहाँ ब्याह देंगे मैं वहीं चली जाऊंगी। जबकि विमला मन ही मन बड़ा घर और बड़े लोगों के रिश्ते के बारे में सुनकर अंदर से बहुत खुश हो रही थी। बचपन से माँ पिताजी ने सारी इच्छाएं पूरी की हैं। मैं तो ये सोच सोच कर परेशान रहती थी, इतना ऐशो आराम दूसरे घर भी देखने को मिलेगा या नहीं। पर भगवान का एहसान है, उसने मुझे मायका और ससुराल दोनों ही खाते पीते दिए हैं। विमला मन ही मन खुश थी और ये बात जमींदार अच्छे से जानता था, इसलिए उन्होंने अब अपनी दूसरी बेटी बेला से कहा, बेटा, मेरे पास तुम्हारे लिए एक अच्छा रिश्ता आया है। वो है ना हमारे श्री रामा जी, जो राजा के यहाँ खजांची का काम करते हैं, उनका बेटा अभी अभी शहर से पढ़कर आया है। उन्होंने मुझे खुद बुलाया था। उनको तुम बहुत पसंद हो। वो तुमसे अपने बेटे के रिश्ते की बात करना चाहते हैं। पिताजी, मैं गांव के गरीब किसान के बेटे मोहन से प्रेम करती हूँ और उसी से विवाह करना चाहती हूँ। ये तुम क्या कह रही हो? वो मोहन जिसके घर 2 टाइम का भोजन भी समय से नहीं पकता है, तुमको उस घर में कैसे ब्याह दूं? अरे मेरी भी तो कोई इज्जत है कि नहीं? जमींदार को गुस्सा आ गया। उसकी तेज आवाज सुनकर जमींदार की पत्नी राधा भागते हुए आई। क्या हो गया जी, ऐसे क्यों चिल्ला रहे हो? अरे सुन रही हो अपनी बेटी की बात? ये उस भूखे नंगे मोहन से विवाह करने की बात कर रही है। ये आप क्या कह रहे हो? मोहन, और वो भी इस हवेली का जमाई बनेगा? अब बस यही दिन देखना बाकी रह गया था क्या? समझाओ इसको, मैं इसका रिश्ता पक्का करके आता हूँ। अरे इतने अच्छे घर से रिश्ता आया है और इनको रिश्ते को ठोकर मारनी है। नहीं बेटा, अच्छे रिश्तों को ठोकर नहीं मारते, किस्मत से मिलते हैं आजकल रिश्ते। वो देखो, निक्कू की बेटी पूरे 25 साल की हो गई है, आज तक ब्याह नहीं हुआ। उसको भी शुरू शुरू में कोई लड़का पसंद नहीं आया। जब समय था उसने पसंद नहीं किया, आज उसको कोई पूछने नहीं आता। क्या तुम भी यही चाहते हो? तुम भी उसी की तरह बिन ब्याही रह जाओ? माँ, मैं किसी के अंदर कोई कमी नहीं निकाल रही, बस पिताजी को समझाने की कोशिश कर रही हूँ। मैं जिससे प्रेम करूंगी वही दुनिया का सबसे बड़ा धनवान होगा मेरे लिए। आप बात को समझने की कोशिश कीजिए। माँ, आप पिताजी को समझाइए। राधा ने जमींदार की ओर देखा, जो गुस्से से अभी तक बेला को घूर रहे थे। राधा के दिल में ख्याल आया, कहीं ऐसा ना हो जो सुबोध की बेटी ने किया था। प्रेम में आकर वो हमारी बेटी भी कर ले। सुबोध की बेटी ने भी तो अपने पिता की नाक कटवा दी थी। मुझे ऐसा होने से रोकना होगा। मुझे जमींदार साहब को समझाना होगा, कहीं बेटी क्रोध में आकर कोई गलत कदम ना उठा ले। राधा ने जमींदार जी की तरफ देखकर कहा, हम लोग बचपन से अपनी दोनों बेटियों को इतना प्यार देते आए हैं। हमारा मन ऐसा हो रहा है जैसे हम अपनी बेटी के साथ गलत तो नहीं कर रहे हैं। राधा, वही तो मैं सोच रहा हूँ। हमारी बड़ी बेटी बड़े घर की बहू बनने वाली है। यदि छोटी बेटी किसी गरीब घर में ब्याह दी तो लोग हमें तरह तरह की बातें कहेंगे।
बेटी अमीर घर में जाए या गरीब घर में, तकदीर अपनी ही लेके जाती है। आप दोनों को आशीर्वाद दीजिए और दोनों का विवाह तय कर दीजिए। तो तुम ये कह रही हो कि मैं बेला का विवाह मोहन से ही तय कर दूं? हाँ जी, अगर हमारी बेटी की किस्मत में धनवान होना लिखा होगा तो एक दिन वो भी धनवान बन जाएगी। तुम ठीक कह रही हो राधा, हमें भी बेला को किस्मत के भरोसे छोड़ देना चाहिए। हमने तो दोनों बच्चों के हमेशा सारे शौक और उनकी हसरत पूरी की है। अब ये फैसला भी बेला का ही होना चाहिए। जमींदार और राधा दोनों बेटियों का विवाह करा देते हैं। विवाह के बाद विमला एक बड़े से घर में जाती है और बेला छोटी सी झोपड़ी में जाती है। दोनों बहनों का घर आमने सामने था, बीच में बस एक नदी थी। विमला अपने घर की छत से बेला का छोटा सा घर देखते हुए शाम से बोली, देख रहे हो इस झोपड़ी में बेला कैसे पड़ी हुई है? यदि पिताजी की बात मान ली होती तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। हाँ, तुम सही कह रही हो। ये मोहन भी ना राजा के यहाँ छोटे मोटे काम करता है, बदले में महाराज उसको एक दो समय की रोटी दे देते हैं। अब इससे कितना ही घर चलेगा। तुम देखना, एक दिन बेला को अपनी गलती का एहसास होगा। अब जल्दी से बताओ, आज तुम्हारे लिए किस रंग की साड़ी लानी है? कल ही हमारा विवाह हुआ है। पिताजी ने और आप लोगों के परिवार ने मुझे इतनी साड़ियां दी हैं। अब क्या आवश्यकता है साड़ी की? अरे आवश्यकता है, बिल्कुल है। मैं चाहता हूँ जब भी मैं घर के अंदर आऊँ तुम्हारे लिए कुछ कीमती उपहार लेकर आऊँ। शाम की बातें सुनकर विमला मन ही मन बहुत खुश हो रही थी। वहीं दूसरी तरफ मोहन और बेला अपने घर के अंदर बैठे हुए थे। मोहन की माँ शांति चूल्हे पे खाना पका रही थी। धुआं दूर दूर तक फैला हुआ था। बेला उनके पास आई और बोली, माँ जी आप हट जाएं, मैं खाना पका देती हूँ। अरे बिटिया, नई दुल्हन है, तू खाना कैसे पकाएगी? दुल्हन नहीं हूँ माँ, मैं आपकी बेटी हूँ और बेटियों के सामने माँ काम नहीं करती। बेटा, तुम बड़े घर की बेटी हो, तुमको ये चूल्हे पे खाना पकाना कहाँ आता होगा? तुम्हारे घर में तो वो होता है ना स्टोव और खाना पकाने वाली भी। माँ जी, मैंने कभी चूल्हे पे खाना तो नहीं पकाया है, परंतु इतना पता है जब तक जिंदा हूँ आप मेरे सामने कोई काम नहीं करेंगी। लोग कहते हैं बड़े घरों की बेटी बिगड़ी हुई होती है। मेरे मोहन की तो किस्मत ही पलट गई जो इतनी अच्छी बहू घर में आई है। तभी मोहन वहाँ आता है, उतरा हुआ चेहरा और मायूस निगाह। क्या हुआ बेटा? माँ, इतने दिनों से राजा के यहाँ खेती करता हूँ। वो मुझे एक महीने की सिर्फ 11 रुपए देते हैं। आज 1 महीना हो गया, मंत्री जी से बोला था पगार दिला दो, मंत्री जी ने सीधे टाल दिया, कहा बाद में ले लेना। अभी राजा दूसरे कामों में उलझे हुए हैं। कोई बात नहीं बेटा, बाद में ले लेना, इसमें इतना निराश होने वाली क्या बात है? माँ, बेला कल ही घर आई है, सोच रहा था उसके लिए कुछ लेता आऊंगा, वो खुश हो जाएगी। बड़े घर की लड़की है, यहाँ गुजारा करना उसके लिए कितना मुश्किल होगा। मैं तो उसके सामने ये बात बोल भी नहीं सकता। कभी उसको मुझसे विवाह करने का फैसला गलत लगने लगे और वो ये घर और रिश्ता छोड़कर अपने मायके चली जाए। प्रेम और विवाह में जमीन और आसमान का अंतर होता है। कल तक प्रेम था, आज विवाह के कठिन डोर में बंध चुके हैं। कहीं ऐसा ना हो कि इस तंग डोरी से उसका दम घुट जाए। वो दोनों बात कर ही रहे होते हैं, तभी वहाँ बेला आ जाती है। उनकी बात सुनकर बोलती है, मेरा कोई दम नहीं घुट रहा, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है इस घर में आकर। ऐसा लग रहा है भगवान मेरे साथ हैं, और बुरा इसलिए लग रहा है क्योंकि आप और माँ जी मुझे समझ नहीं पाए। बेला, तुम परेशान नहीं हो। मैं बस ये सोच रहा था कि तुम यहाँ इतनी छोटी सी धुएं से भरी झोपड़ी में कैसे रहोगी। तुम और बिमला दीदी साथ में पले बढ़े हैं। आज बिमला दीदी इतने बड़े घर की मालकिन बन गई है और तुम इस छोटे से घर में हो।
मुझे ये सोचकर बहुत बुरा लग रहा है। मैं विमला दीदी से ज्यादा खुश हूँ और एक दिन ये बात आप भी मानोगे। वहीं दूसरी तरफ श्याम एक पतली सी गली की तरफ चला जा रहा था। तभी उसको सामने से एक मछुआरा आता दिखाई दिया। उसकी आंखों में आंसू थे। श्याम को देखते ही बोला, बेटा श्याम, तुम हमेशा मुझसे मछली खरीदते आए हो ना? हाँ, खरीदता तो हूँ, पर हुआ क्या है? जिस तालाब में मैं जाल डालता हूँ उसी तालाब में कल से दूसरा मछुआरा आने लगा है। उसका कहना है कि वो राजा का खास आदमी है। अब से तालाब की सारी मछलियाँ वो ही ले जाएगा। यदि उसने मुझे मछली नहीं पकड़ने दी तो मेरे छोटे छोटे बच्चे क्या खाएंगे? वो तो भूख से मर जाएंगे। मुझे तो मछली पकड़ने के सिवा कोई दूसरा काम आता भी नहीं है। अरे काका, फिक्र क्यों करते हो मेरे होते हुए? चलो मेरे साथ चलो, मैं देखता हूँ कौन तुमको मछली पकड़ने से रोकता है। श्याम मछुआरे के साथ साथ चलने लगता है। कुछ ही देर में वो तालाब के किनारे आ जाते हैं, जहाँ पहले से ही एक आदमी जिसका नाम रतन था बैठा हुआ था। श्याम रतन के सामने आकर कहता है, तुमने इसकी मछलियों पे कब्जा क्यों किया हुआ है? अरे वो गरीब आदमी है, उसके बच्चे भूख से मर जाएंगे। बात तो आपकी ठीक है साहब, पर ये तालाब तो मैं अब इस मछुआरे को नहीं दूंगा। यदि आप बोले तो इस तालाब का एक हिस्सा मछली मैं आपको दे सकता हूँ। मछलियाँ खाने का हमें शौक है, पर एक हिस्सा मछलियाँ तो बहुत होती है। ये तालाब तो मछलियों से भरा पड़ा है, इतनी मछलियों का मैं क्या करूँगा? सोच कर देखो साहब, एक हिस्सा मछली बेचकर मैं पैसे आपके घर आपको देकर आऊंगा। आपको कुछ नहीं करना है, बस इस मछुआरे से मुझे ये तालाब दिला दो। रतन, ये साहब गांव में सबसे अधिक ईमानदार और पैसे वाले हैं। जिनका ईमान तू खरीदने की बात कर रहा है वो बिकाऊ नहीं है। एक बार साहब अपने मुंह से बोल देते तो मेरे लिए फैसला करने में आसानी होती। हो गया फैसला, अब ये तालाब रतन के पास ही रहेगा। ये आप क्या कह रहे हैं श्याम बाबू? अरे मैंने कितने साल आपकी सेवा की है। हाँ, इतने साल तुमने सेवा की, अब रतन को भी थोड़ा सा मौका दो। ऐसा मत कीजिए साहब, मेरे छोटे छोटे बच्चे भूख से मर जाएंगे। अरे कुछ तो दया कीजिए। श्याम ने उसकी एक न सुनी, और ये सब न पहली बार था न आखिरी बार। वो लोगों को ऐसे ही ठग कर पैसे कमाया करता था, इसलिए उसके पास इतना पैसा जमा हो गया था। वहीं दूसरी तरफ मोहन रात होने के बाद अपने घर लौट रहा था। थकान से उसकी हालत खराब थी। वो जैसे ही शाम के घर के पास पहुंचा, उसके कानों में किसी के रोने की आवाज पड़ी। अरे ये किसके रोने की आवाज है? ये तो बिमला दीदी का घर है ना? कहीं दीदी किसी मुसीबत में तो नहीं? मोहन आगे बढ़ता गया। वो जैसे जैसे आगे बढ़ रहा था, रोने की आवाज उतनी तेज हो रही थी। मोहन ने सामने जो देखा, उसको देखकर उसके मुंह से निकला, अरे ये औरत इतनी रात को यहाँ क्या कर रही है? और ये है कौन? मुझे इस औरत से बात करनी होगी। मोहन आगे बढ़ा और औरत से बोला, काकी, क्या हुआ आपको? आप इतनी रात को यहाँ क्या कर रही हैं? और इतना ज्यादा रो क्यों रही हो आप? क्या बताऊं बेटा, श्याम जी को कब से हवेली के बाहर बुला रही हूँ, वो है कि निकल ही नहीं रहे। आपको श्याम जी से काम है? रुको, मैं उनको बुला देता हूँ। बेटा, वो बाहर नहीं आएंगे। क्यों काकी? कल मेरी बेटी का विवाह है। मैंने अपनी बेटी के लिए कुछ जेवर बनवाकर श्याम जी की हवेली में रख दिए थे। ये सोचकर मैं गांव की छोटी सी झोपड़ी में रहती हूँ, चोरी हो गए तो क्या करूंगी? अब श्याम बाबू का शाम से दरवाजा पीट रही हूँ, वो दरवाजा ही नहीं खोलते। काकी, हो सकता है श्याम बाबू घर पे ना हो, वरना ऐसा नहीं हो सकता कि आपके जेवर वो रख लेंगे। अरे आपने खून पसीने की कमाई से जेवर बनाए हैं, वो रख नहीं सकते। आप एक काम करो, मेरे घर चलो, पानी पियो, थोड़ा आराम करो, फिर आकर श्याम बाबू का दरवाजा खुलवाना। शायद तब तक श्याम बाबू भी आ जाएं। बेटे, श्याम घर ही में है, मैंने खुद उसको घर के अंदर जाते हुए देखा है। मोहन सोच में पड़ गया, जब श्याम अंदर है तो वो दरवाजा क्यों नहीं खोल रहा? अब उसको भी सच जानना था। उसने जोर से आवाज लगाई,
श्याम बाबू, ओ श्याम बाबू, जरा दरवाजा खोलो, हवेली के बाहर आपसे मिलने कोई आया है। श्याम के कानों में मोहन की आवाज पड़ी तो वो विमला से बोला, मेरी हवेली की चौखट पे तुम्हारा गरीब जीजा क्या कर रहा है? कहीं आज फिर से तो उसके घर में आटा खत्म नहीं हो गया जो मुंह उठाकर यहाँ चला आया? सच बोलूं तो मुझे ये गरीब लोग कुछ ज्यादा पसंद नहीं है। घर में जरा सी तंगी हुई नहीं कि कटोरा उठाया और अमीर रिश्तेदारों के घर चल देते हैं मांगने। अरे भाई, अमीर लोग तो दिन रात मेहनत करते हैं तब जाके यहाँ तक पहुँचते हैं। तुम गरीब लोगों की तरह नहीं जो बस घरों में पड़े रहते हैं, काम के न काज के, दुश्मन अनाज के। उसकी बातें सुनकर विमला को थोड़ा अजीब तो लगा, क्योंकि वो उसकी बहन का पति था, पर उसको भी गरीब लोगों से कोई खास लगाव नहीं था। मोहन, आपको तो क्या, घर में किसी को पसंद नहीं है। पिताजी ने तो बेला को बहुत डांटा भी था और माँ ने भी बहुत समझाया था बेला को, पर वो नादान है, कुछ समझी नहीं और इस भूखे नंगे के घर आकर बैठ गई। इन लोगों ने शादी में बेला को एक साड़ी तक नहीं दी। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा बेला उस झोपड़ी में कैसे रह रही है। किसी अमीर के घर में उसने शादी की होती तो आज वो हमारी चौखट पे नहीं आता। मुझे तो ये सोच सोच कर चिंता हो रही है। हम दोनों बहनों का घर नदी के किनारे ही है, अब इन लोगों का आना जाना लगा ही रहेगा। चलो तुम यहीं रुको, मैं उस भिखारी को मना करके आता हूँ। अरे एक बार देने से कमी तो नहीं आएगी हमारी हवेली में, मगर चिंता इस बात की है कि उसको आदत बन जाएगी जो हमारे लिए बहुत हानिकारक होगा। आप मना कर दीजिए, तब तक मैं आपके लिए पकौड़े बनाकर लाती हूँ। शाम घर से बाहर निकला तो मोहन के साथ बूढ़ी काकी को देखकर चौंक गया। उसने मन में सोचा, अरे मैंने तो सोचा था ये बूढ़ी औरत अब तक जा चुकी होगी, परंतु ये तो अभी भी यहीं खड़ी हुई है। अब मैं क्या करूं? इस मोहन को यदि सच्चाई का पता लग गया ना तो ये जमींदार जी को मेरी सच्चाई बता देगा और जमींदार के नजरों में मैं हमेशा के लिए गिर जाऊंगा। जमींदार जी बहुत ही नेक आदमी हैं। शाम को सोच में गुम देख मोहन ने कहा, अरे क्या हुआ श्याम बाबू, हवेली का दरवाजा क्यों नहीं खोल रहे थे? वो क्या है ना कि मैं नहा रहा था। अब नई नवेली दुल्हन है घर में, अब वो तो हवेली का दरवाजा नहीं खोल सकती ना। आप नहा रहे थे, पर आपके बाल तो मुझे सूखे सूखे लग रहे हैं। वो मैं नहाने जा ही रहा था, गया नहीं था। अब नई नई पत्नी है तो उससे बात करने में देरी तो हो ही जाती है। तुम्हारी तरह तो नहीं है ना कि सुबह होते ही काम पे निकल गए और अब रात हो गई तब लौट रहे हैं। मोहन समझ चुका था वो शाम को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा है। उसने मन में सोचा, इससे पहले कि यह मुझे खरी खोटी सुनाए, मुझे काकी के जेवर के बारे में बात करनी चाहिए। मोहन ने बड़ी ही मजबूत आवाज में कहा, श्याम बाबू, काकी कह रही थी कि इन्होंने अपनी बेटी के विवाह के लिए जो जेवर बनवाया था वो आपकी तिजोरी में रखा है। अरे नहीं, नहीं तो ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर शाम बूढ़ी औरत से बोला, क्यों रे बुढ़िया, तूने मुझे अपना जेवर कब दिया रखने के लिए? श्याम बाबू, उस दिन जब मेघा के घर में चोरी हुई थी तब आप ही वहां हमारे घर आए थे और कहा था आगे से किसी का जेवर चोरी नहीं होगा, इसलिए मैं अपना जेवर आपकी हवेली की तिजोरी में रख दूं। और कल जब मेरी बेटी का विवाह है, मैं जेवर लेने आई हूँ तो आपने मुझे ही झूठा बना दिया। मुझे लगता है ये कोई पागल औरत है। भला कोई अपना जेवर दूसरे की तिजोरी में रखता है क्या? भगवान के कहर से डर श्याम बाबू, तू एक माँ की हाय ले रहा है। इससे पहले कि तुमको धक्के मार के इस हवेली से बाहर फेंक दूं, चली जाओ यहाँ से। अरे भीख मांगने आई हो तो बोलो ना। श्याम बाबू अपनी दौलत तुम पर लुटा देगा, पर झूठा इल्जाम लगाया तो अंजाम भयानक होगा, समझी? इतना बोलकर श्याम ने हवेली का दरवाजा बंद कर लिया। बूढ़ी औरत वहीं खड़ी रोती रही। मोहन उसको देखकर बहुत दुखी हो रहा था, परंतु वो कुछ नहीं कर सकता था। न जाने क्या था उस बूढ़ी औरत के आंसुओं में जिसमें मोहन को सच्चाई नजर आ रही थी। उसने बूढ़ी औरत से कहा, काकी आप परेशान मत होइए और घर जाइए, जो होना था हो गया, उसको बदल नहीं सकते। बेटा, कल मेरी बेटी की बारात आएगी। अगर मैंने शादी में गहने नहीं दिए तो कहीं बारात वापस ना चली जाए। बेटी से डर नहीं लगता, बेटी के भाग्य से लगता है।
अगर बेटी की बारात वापस चली गई तो मैं मर ही जाऊंगी। विवाह जेवर पर ही तय हुआ है। वो दोनों बात कर ही रहे थे, तभी उनके कानों में बेला की आवाज पड़ी। बारात वापस नहीं जाएगी काकी, और रही बात गहनों की तो वो भी आपको मिल जाएंगे। बेला की आवाज सुनकर मोहन और बुढ़िया ने सामने देखा जहाँ बेला खड़ी हुई थी। बेला, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं आपको देखने घर से निकली थी तो आप यही मिल गए। माफ करना, मैंने आपकी और काकी की बातें सुन ली। मोहन घबरा गया। वो मन में सोचने लगा, कहीं बेला को श्याम की सच्चाई का पता तो नहीं लग गया ना? ऐसा हुआ तो वो टूट जाएगी। उसकी बहन का पति कितना घटिया काम करता है। फिर मोहन ने बेला से पूछा, कौन सी बात सुनी तुमने हमारी? यही कि काकी की बेटी का विवाह जेवर पे तय हुआ है। अगर जेवर नहीं दिए गए तो विवाह टूट भी सकता है। यही ना? वैसे तुम इतना घबराए हुए क्यों हो? कोई और बात भी थी क्या जिसका मुझे नहीं पता? बेटा, वो अभी बुढ़िया इतना बोली ही थी कि मोहन बीच में बोल पड़ा। हाँ हाँ, यही बात कर रहे थे हम दोनों। बुढ़िया ने मोहन की तरफ देखा परंतु कुछ बोली नहीं। बेला ने अपने गहने उतारे और बुढ़िया को देते हुए बोली, ये रख लीजिए काकी, ये आपकी बेटी के विवाह में काम आएंगे। ये तुम क्या कह रही हो बेटा? ये मैं नहीं ले सकती। हाँ बेला, तुम ऐसा नहीं कर सकती। आखिर ये सब तुम्हारे पिताजी ने तुम्हें कितने प्यार से दिए थे। तुम ऐसे ही किसी को भी ये नहीं दे सकती। अब तक मुझे इनकी जरूरत थी इसलिए मेरे पास थे। अब मुझसे ज्यादा जरूरत इन गहनों की काकी को है। और रही पिताजी की बात, तो जब उनको पता लगेगा ना इन गहनों ने किसी का विवाह टूटने से बचाया है तो वो और भी ज्यादा खुश होंगे। मोहन कुछ नहीं बोला और बस बेला की तरफ देखता रहा। बुढ़िया के लाख मना करने के बाद भी बेला ने एक अनजान औरत को अपने गहने दे दिए। ये मोहन के लिए कोई छोटी बात नहीं थी। मोहन को सोच में गुम देख बेला ने कहा, अब जल्दी से घर के अंदर आओ, माँ जी प्रतीक्षा कर रही हैं। चलो। दोनों घर के अंदर जाते हैं। अगले दिन सुबह सुबह बेला चूल्हे पे खाना पका रही थी, तभी विमला वहाँ आती है। बेला विमला को वहाँ देखकर बहुत खुश होती है। अरे वाह दीदी, आज आप सुबह सुबह यहाँ? मेरा तो दिन ही बन गया। आपको पता है दीदी, मैं आपको बहुत याद करती हूँ। अभी तेरी शादी को 4 दिन नहीं हुए और तुमने चूल्हा चौका संभाल लिया। हालत देख अपनी, बिल्कुल ऐसी लग रही है जैसे कई घरों का काम करके आई है। चेहरे का रंग देख, धुएं में काम कर करके तूने अपनी हालत बिगाड़ ली। ऐसा नहीं है दीदी, मैं यहाँ बहुत खुश हूँ, वो दिख रहा है। मेरे पति तो मेरे लिए रोज कुछ न कुछ लेकर आते हैं। तू बता, तुझे मोहन ने क्या ला कर दिया? मोहन राजा के यहाँ काम करते हैं, अभी उनकी पगार नहीं मिली। वो बोल रहे थे जब पगार मिल जाएगी तब वो भी मेरे लिए नई साड़ी लाएंगे। विमला हंसती गई और उसका मजाक बनाती गई और कुछ देर बाद वहाँ से उठकर अपनी हवेली चली गई। बेला से गहने लेने के बाद बुढ़िया सीधा महल जाती है। महल आकर वो राजा को शाम के बारे में सारी बातें बता देती है। उस बुढ़िया की बात सुनकर राजा मंत्री से कहते हैं, मंत्री जी, पता लगाओ क्या ये औरत सच बोल रही है या झूठ, क्योंकि श्याम इस गांव का सबसे ज्यादा धनवान है। यदि इस बुढ़िया ने उसका धन देखकर श्याम पे गलत इल्जाम लगाने की कोशिश की तो इस बुढ़िया का अंजाम भयानक होगा। गुस्ताखी माफ हो महाराज। आज सुबह ही एक मछुआरे की पत्नी महल आई थी अपने 4 बच्चों को लेके। उसका कहना था कि जिस तालाब में उसका पति मछली पकड़ता था, श्याम बाबू ने उस तालाब को किसी और को दे दिया। बदले में उससे एक हिस्सा मछली ले ली। मछुआरे के घर में खाने के लिए कुछ नहीं था, बच्चे भूख से तड़प रहे थे महाराज, इसलिए मछुआरे ने आत्महत्या कर ली, क्योंकि उस मछुआरे को मछली पकड़ने के सिवा कोई दूसरा काम नहीं आता था। ये तुम क्या कह रहे हो? उस मछुआरे ने आत्महत्या कर ली? ये बात तुमने हमें पहले क्यों नहीं बताई? महाराज, श्याम बाबू आपके लिए बहुत खास हैं। हम आपसे कुछ भी कहते
आपको झूठ ही लगता, इसलिए हम चुप थे। राजा सोच में पड़ गए। उन्होंने बुढ़िया से कहा, तुम्हारे पास कोई सबूत है जिससे तुम यह साबित करो कि श्याम बाबू के घर तुम्हारे गहने हैं? महाराज, मेरे गहनों में एक 100 साल पुराना सिक्का है और उस सिक्के का एक कोना मुड़ा हुआ है। हम अभी श्याम के घर की तलाशी लेंगे। यदि वो पुराना सिक्का श्याम की हवेली में मिल गया तो जितना तुम बोलोगी तुमको तुम्हारे उतने गहने लौटा दिए जाएंगे। कुछ ही देर में श्याम ढेर सारे गहने राजा के सामने लेकर खड़ा हुआ था। उन गहनों में एक वो मुड़ा हुआ पुराना सिक्का भी था जो बुढ़िया ने बताया था। श्याम, हम तुमको क्या समझते थे और तुम क्या निकले? तुमने पूरे गांव को ठगा है। तुम इंसान कहलाने लायक भी नहीं रहे। हम तुमको मूर्ति दंड देंगे। राजा के इतना बोलते ही श्याम ने अपना सिर झुका लिया। तभी मोहन दौड़ते हुए आया। मोहन, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जाओ अपना काम निपटाओ। महाराज, श्याम बाबू को छोड़ दीजिए, उनसे गलती हो गई, उनको माफ कर दीजिए महाराज, उनको मूर्ति दंड मत दीजिए। तुम इस चोर का साथ क्यों दे रहे हो? ये तो तुम्हें हमेशा नीचा दिखाना चाहता है। महाराज, ये मेरी पत्नी की बहन का पति है। श्याम को कुछ हो गया तो बिमला जी के साथ साथ जमींदार का परिवार भी टूट जाएगा। जमींदार जी ने कितने अरमानों से बिमला जी के लिए श्याम जी को पसंद किया था। मोहन की बात सुनकर राजा ने मोहन से कहा, तुम और मोहन एक ही हवेली की जमाई हो और दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। तुम एक सच्चे नेक दिल इंसान हो और ये एक चोर है। महाराज, एक मौका दे दीजिए, बस एक मौका। जाओ, दिया एक मौका। तुम्हारे और श्याम के बीच एक प्रतियोगिता रखता हूँ। जो भी तुम में से उस प्रतियोगिता में जीत गया, यदि श्याम उस प्रतियोगिता में जीत गया तो मैं उसका कसूर माफ कर दूंगा। यदि वो फिर से हार गया तो मैं उसको मृत्यु दंड दूंगा। ठीक है महाराज। प्रतियोगिता शुरू होती है। मोहन और श्याम वहां से चले जाते हैं और खेतों में लग जाते हैं। दोनों दिन रात मेहनत करते हैं। देखते ही देखते 3 महीने भी बीत जाते हैं। महल में आज भारी भीड़ थी। पूरा गांव आज श्याम और मोहन की प्रतियोगिता देखने आया था, जिसमें बेला, बिमला, जमींदार और राधा भी आए थे। यदि श्याम इस बार हार गए तो क्या राजा उनको दंड देंगे? भगवान से प्रार्थना करो बेटा, उसको कुछ नहीं होगा। मोहन तो उस दिन श्याम जी को राजा से बचाने की बड़ी बड़ी बातें कर रहा था। कह रहा था श्याम जी को कुछ हो गया तो पूरा जमींदार परिवार टूट जाएगा। आज राजा ने दोनों के बीच प्रतियोगिता क्या रख दी। मोहन दिन रात जीतने के लिए मेहनत कर रहा है। आखिर उसको भी तो जीतना है। जीत गया तभी तो सेनापति बनेगा और झोपड़ी से सीधा महल में पहुंच जाएगा। बेला को बिमला के मुंह से ये सुनकर बड़ा दुख हुआ। वो जानती थी मोहन बहुत मेहनत कर रहा है श्याम को बचाने की, पर अफसोस बिमला अभी भी मोहन को ही बुरा भला कह रही थी। बेला की आंखों में आंसू आ गए, जिसको जमींदार ने देख लिया। अब जमींदार जी से रहा नहीं गया। उन्होंने गुस्सा करते हुए कहा, तुम्हारा पति तो बड़ी हवेली वाला बनकर घूमता है, खुद को बहुत महान समझता है। अरे चोर है वो चोर। मुझे तो खुद से ही नफरत हो गई। मैं अपनी बेटी के लिए जिसको हीरा समझा वो तो एक कलंक निकला। श्याम के खातिर एक मछुआरे ने आत्महत्या कर ली। उसके बाद भी मोहन ने इतनी कोशिश से श्याम को एक और मौका दिलवाया। उसके बाद भी तुम मोहन को ही दोषी ठहरा रही हो। मुझे तो शर्म आती है मोहन का सामना करने से भी। जिसको मैं कुछ नहीं समझता था वो ही मेरा असली हीरा निकला। अपने पिता के मुंह से ये सुनकर बेला को बहुत अच्छा लग रहा था। तभी राजा के सामने मंत्री आकर बोला, महाराज, प्रतियोगिता का पता लग गया है। जो सैनिक अपने खेतों में भेजे थे वो वापस आ गए हैं। क्या कहना है उनका? महाराज, सबसे ज्यादा अनाज जिसके खेतों में उगा है वो श्याम है। बधाई हो श्याम तुमको। मैंने जीवन दान दे दिया।
परंतु भूलना नहीं, यह जिंदगी तुमको सिर्फ और सिर्फ मोहन के कारण मिली है। क्या मैं पूछ सकता हूँ, श्याम ऐशो आराम से पलने वाला आदमी खेतों में सबसे ज्यादा अनाज कैसे उगा सकता है? अनाज तो ज्यादा मोहन के खेतों में भी मिला था, परंतु जब कल रात श्याम और सारे गांव वाले सो रहे थे, तब मोहन चुपके से निकलकर खेतों में गया और उसने अपना आधा अनाज श्याम के खेतों में डाल दिया, जिससे उसको जीवन दान मिल सके। महाराज, आपको ये सब कैसे पता चला? हम यहाँ के राजा हैं, हमको उसी दिन पता लग गया था तुम कुछ न कुछ जरूर करोगे। जिस दिन तुम श्याम के लिए हमारे सामने अड़ गए थे, और इसीलिए हमने तुम पे नजर रखी और कल रात अपनी आंखों से तुमको अनाज डालते भी देख लिया। तो क्या अब मुझे मृत्यु दंड देंगे महाराज? मोहन ने इतनी मेहनत इसलिए की क्योंकि तुमको वो बचाना चाहता था, और हम मोहन की मेहनत देखकर बहुत खुश हैं। इसी खुशी में हम तुमको जीवन दान देते हैं और मोहन को इस महल का सेनापति घोषित करते हैं। आज से मोहन और उसका परिवार महल में ही रहेंगे। महल को मोहन जैसे युवक की खास जरूरत है। ये सब सुनकर सब बहुत खुश हुए। विमला ने बेला से कहा, मैं मोहन को कितना गलत समझ रही थी और मोहन ने कितना सब किया हमारे लिए। मैं तुमको कितने ताने मारती थी। मैं ये तो नहीं कह सकती कि तुम मुझे माफ कर दो, क्योंकि मैं तुम्हारी माफी के लायक नहीं। कैसी बातें कर रही हो दीदी, बड़े कभी छोटे से माफी नहीं मांगते, और मोहन ने वही किया जो उनका फर्ज था। तभी श्याम ने मोहन से कहा, भाई मुझे माफ कर दे, मैंने तेरे साथ बहुत गलत किया, बहुत बुरा भला बोला तुझे। जो हुआ उसको जाने दो, आगे जिंदगी पुकार रही है, उसका स्वागत करो। चलो बिमला दीदी से मिल लो। समझ नहीं आ रहा है जमींदार जी और अपनी पत्नी से कैसे आंखें मिलाऊंगा। अरे सब ठीक हो जाएगा, आओ भाई साथ चलते हैं। वो दोनों बेला और विमला के पास आकर खड़े हो जाते हैं। जमींदार मोहन से कहते हैं, बेटा मुझे माफ करना, मैंने तुमको बहुत गलत समझा। पिताजी, आपने मुझे वो समझा जो मैं था। नहीं बेटा, तुम तो एक बहुत ही सुलझे हुए इंसान हो, बस मुझे तुमको पहचानने में थोड़ी देरी हो गई। कोई बात नहीं पिताजी, मैं आज बहुत खुश हूँ। आपने मुझे बेटा कहकर बुलाया। और फिर सब अपने अपने घरों को चले जाते हैं। मोहन महल में आकर रहने लगता है। श्याम भी उसके बाद छोटा मोटा काम करने लगता है और बाकी का जीवन खुशी खुशी व्यतीत करते हैं।